हेलो फ्रेंड, आइए अब एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। बात अगर करें भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की, तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को हम 3 चरणों में डिवाइड कर सकते हैं। जहाँ तक 3 चरणों की बात है तो प्रथम जो चरण होता है, प्रथम चरण होता है 1885 से लेके 1905। ये हमारा प्रथम चरण होता है स्वतंत्रता संघर्ष का, जिसमें कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और जब कांग्रेस की स्थापना की गई तो कांग्रेस का जो लक्ष्य होता है वो अस्पष्ट था, कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। और इस समय जो है 1885 से लेके 1905 तक जो है कांग्रेस पर पूरी तरह से उदारवादियों का प्रभाव होता है। उदारवादियों की अगर बात की जाए तो जिसमें फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय और रानाडे जी जैसे लोगों का विशेष रूप से जो है प्रभाव होता है कांग्रेस पर। तो ये उदारवादी दौर होता है पूरी तरह से 1885 से 1905 तक, इसीलिए इसको स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम चरण कहते हैं। ठीक है, तो प्रमुख घटना जो है इस समय कांग्रेस की स्थापना ही रही है। और द्वितीय चरण, इसका जो द्वितीय चरण आता है वो द्वितीय चरण होता है आपका 1905 से लेके 1919। ये आपका स्वतंत्रता संघर्ष का द्वितीय चरण होता है। इस चरण में देखा गया कि कांग्रेस का जो लक्ष्य होता है वो स्पष्ट होता है। ठीक है, और कांग्रेस का अब जो मूल लक्ष्य हो जाता है वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में जो है ये के क्षेत्रों में सुधार के लिए इसने जो है इस समय आंदोलन चलाया। और यूँ कहें कि द्वितीय चरण में ये इस समय क्रांतिकारियों का प्रभाव ज़्यादा रहता है। क्रांतिकारी यानी कांग्रेस में अब नरम और गरम दल 2 दल हो जाते हैं, और दोनों दलों में इस समय क्रांतिकारियों का विशेष प्रभाव रहता है। अनेक क्रांतिकारी घटनाएं हुई, चाहे वो बम्बई की क्रांतिकारी चापेकर बंधुओं की हो, और चाहे बंगाल की घटनाएं हो, चाहे मद्रास की घटना हो। तो इस तरीके से क्रांतिकारियों का प्रभुत्व इस समय द्वितीय चरण में हम जब देखते हैं, स्वतंत्रता संघर्ष के द्वितीय चरण में, तो क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ तेज हो जाती हैं। और ये पूरा जो है द्वितीय चरण क्रांतिकारियों के नाम रहता है। उसके बाद जो भारतीय स्वतंत्रता का जो तीसरा चरण आता है, तो तीसरा चरण होता है 1919 से लेके 1947 तक। जब देश आज़ाद हो जाता है तो ये पूरा जो समय होता है इसको गांधीवादी युग के नाम से जानते हैं, गांधी युग। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसको गांधी युग कहते हैं, तो 1919 से 1947 के समय को गांधी युग कहते हैं। इसलिए क्योंकि गांधी जी की जितने भी सारे आंदोलन, गांधी जी का राजनीति में प्रवेश होना, और उसके बाद जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने कई सारे आंदोलन किए, इसीलिए जो है ये 1919 से 1947 का जो पूरा काल होता है ये गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से स्वतंत्रता संघर्ष का ये 3 चरण में हमने इसको डिवाइड किया। पहला जो चरण है, आइए उसमें पहले चरण में चलते हैं। तो प्रथम चरण में हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की जो स्थापना की बात की जाए तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, 1885 में। और इसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी के सहयोग से हुई। संस्थापक होते हैं कांग्रेस की, जो स्थापना के संस्थापक होते हैं उनका नाम होता है A.O. ह्यूम। ये कांग्रेस के संस्थापक होते हैं। और 1885 में इसकी जब स्थापना की गई तो चूँकि इसकी स्थापना के पीछे कारण छिपा हुआ है, कुछ विद्वानों ने ये बताया कि कांग्रेस अंग्रेज़ों को ये आभास हो जाता है कि भारत में एक बड़ी क्रांति होने वाली है, और उस क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने ह्यूम को कांग्रेस की स्थापना के लिए प्रेरित किया। तो ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की सेफ्टी वाल्व के रूप में, अंग्रेज़ों को बचाने के लिए सेफ्टी वाल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस बात को जानते रहिएगा, जब भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि एज ए सेफ्टी वाल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना हुई। और इसकी स्थापना के बाद जो ये पहला इसका अधिवेशन कांग्रेस का होता है, तो पहला अधिवेशन होता है बम्बई में होता है। ठीक है, बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका पहला अधिवेशन होता है।
और उसके बाद जो है कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है, तो इस कांग्रेस के पहले अधिवेशन में किसे अध्यक्ष बनाया गया, तो WC बनर्जी को 1885 में कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया गया। और कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन होता है वो 1886 में होता है, 1886 में कलकत्ता में होता है, पहला बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में। और दूसरा अधिवेशन में किसे अध्यक्ष बनाया गया, तो दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। और इसी समय गार्डन पार्टी दी थी लॉर्ड डफरिन ने, चूँकि डफरिन के शासनकाल में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस ने गार्डन पार्टी मतलब एक ये कहें तो एक बड़ी सी पार्टी उसने दी थी लॉर्ड डफरिन ने प्रसन्न होकर। और उसके बाद कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन होता है वो मद्रास में होता है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो कांग्रेस के तृतीय अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं 1887 में, 1887, और ये कहाँ बनाए गए, मद्रास में। ठीक है, तो जानते रहिएगा कांग्रेस का तिथि। और कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन इलाहाबाद में होता है। कहाँ होता है, तो इलाहाबाद में होता है। और ये कब होता है, 1888 में होता है, 1888 में। अंग्रेज़ों ने बहुत विशेष कोशिश की कि जो है ये कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में ना होने पाए। पूरा प्रयास किया अंग्रेज़ों ने कि ये कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहीं के राजा दरभंगा ने जो है इलाहाबाद में लोथर काउंसिल खरीद कर कांग्रेस को दे दिया, और उसी में जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन में, इलाहाबाद के अधिवेशन में जॉर्ज यूले अध्यक्ष होते हैं। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज यूले, नाम जानते रहिएगा, पूछा जाएगा, जॉर्ज यूले प्रथम। ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हमने इसके बारे में चर्चा करी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो WC बनर्जी, WC बनर्जी। तो ये जानते रहिएगा, WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, बनर्जी। तो WC बनर्जी कांग्रेस के, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम होता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनको अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो ये प्रथम चरण में हमने देखा जो है ये पूरी तरह से उदारवादियों का प्रभाव कांग्रेस में, चूँकि उदारवादियों नेता, चाहे वो फुरेश मेहता हो, चाहे दादा भाई नौरोजी हो, दादा भाई नौरोजी ने इसी समय धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। तो ये पूछा जाता है कि धन निष्कासन का सिद्धांत, धन निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी। भारत के वयोवृद्ध नेता के रूप में जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी जी। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, दादा भाई नौरोजी ने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया पहली बार। इन्होंने भारतीयों को बताया, भारतीयों की आंखें खोली। इन्होंने कहा कि भारत का जो धन है वो भारत के काम में नहीं आ पा रहा है, बल्कि विदेशों में ये धन भेजा जा रहा है। और इसी को पहली बार इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उठाया था दादा भाई नौरोजी ने। और इनकी एक पुस्तिका थी, उसी के माध्यम से इसको उठाया, अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, जानते रहिएगा, ये इनकी किताब का नाम है, जिसके माध्यम से इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है। वैसे धन का निष्कासन का सिद्धांत और लोगों ने, रानाडे जी ने भी दिया है, ठीक है, दत्त जी ने दिया है, 2-3 लोगों ने, तो ये जानते रहिएगा। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने पहली बार इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठाया था, धन निष्कासन का सिद्धांत। और इसी धन निष्कासन के जरिए इन्होंने जो है भारतीयों की आंखें खोली। तो आपसे पूछा जा सकता है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। और इसी समय क्रांतिकारी भावना जगाने का एक और कार्य हो गया कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंग विभाजन कब किया गया, तो 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल का विभाजन। चूँकि इस समय गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड कर्जन होता है,
और लॉर्ड रिजले ने जो है इसे एक पत्र लिखा। उसने कहा कि ये जो संयुक्त बंगाल है एक शक्तिशाली बंगाल है, यहाँ क्रांतिकारी भावना ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलेगी और आपस में यहाँ समन्वय भी लोगों में एक दूसरे में ज़्यादा है, और इसीलिए इसने क्या किया कि बंगाल विभाजन करने का निर्णय ले लिया। 1930 में इसने बंगाल विभाजन करने का निर्णय लिया, और जब इसने 1930 में बंगाल विभाजन करने का निर्णय लिया तो लोगों में आक्रोश पैदा हो गया इस बात को लेकर। इसने हिंदू और मुस्लिम के आधार पर, हिंदू बहुल जनता और मुस्लिम बहुल जनता के आधार पर इसने बंगाल को विभाजित करने का प्रयास किया। तो इसने पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के रूप में बंगाल को दो पार्टों में विभाजित कर दिया। एक किया इसने पूर्वी बंगाल और दूसरा पार्ट इसने पश्चिमी बंगाल के रूप में, पश्चिमी बंगाल के रूप में इसने विभाजन किया। पूर्वी बंगाल की बात करें तो पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल एरिया होता था। यहाँ लगभग 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान थे। 1 करोड़ 80 लाख यहाँ पे मुसलमान होते हैं। हिंदुओं की संख्या 1 करोड़ 20 लाख होती है, उनकी संख्या थोड़ा कम होती है। यहाँ मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा होती, तो इसे विभाजित करके पूर्वी बंगाल के अंतर्गत रख दिया गया। और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की संख्या 4 करोड़ 50 लाख इनकी संख्या होती है, ठीक है, और 90 लाख लगभग मुसलमान होते हैं, तो हिंदुओं की संख्या यहाँ ज़्यादा होती। इसको पश्चिमी बंगाल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, ठीक है। 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाने की स्वीकृति दी गई, और स्वदेशी आंदोलन के तहत ही जो है राखी दिवस मनाया गया, शोक दिवस मनाया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के सहयोग से ये राखी दिवस मनाया गया। एक दूसरे की कलाई पर अपना प्रतिरोध दर्ज कराने, अपना रोष व्यक्त करने के लिए इन लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधा, उसी को कहते हैं राखी दिवस, ठीक है। ये विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी होता है। तो पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 में ये बंगाल विभाजन प्रभावित हो जाता है और पूरी तरह से बंगाल में आक्रोश पैदा हो जाता है। जन जन तक इस आंदोलन को पहुंचाया गया और इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। और बंग भंग आंदोलन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहाँ के प्रसिद्ध नेता होते हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार आदि लोगों ने जो है इस आंदोलन में विशेष रूप से भाग लिया, आंदोलन को आगे बढ़ाया, ठीक है। और इसीलिए इसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर विदेशी वस्त्रों की बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य ही था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना। और जब इन्होंने विदेशी